हेलो एवरीवन, वेलकम टू ICT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग जीव विज्ञान के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जैव विकास। क्लियर? इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जीव विज्ञान में कौन सा टॉपिक है? तो आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर, ये साइंटिस्ट है 1828 में, इन्होंने क्या किया है, द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों, मतलब कि मानव नस्लों जिनको रेसेस बोला जाता है, उनमें से एक नहीं है। नॉट पूछा है, कौन सा इनके द्वारा खोजी गई एक नस्लों में से नहीं है। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जॉर्जेस क्यूविकर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या जिनको नस्लों बोलेंगे, रेसेस में एक नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है लैपलैंडियोर्ड, दूसरा है मंगोल कल्प, तीसरा है निग्रायड और लास्ट में है काकेसिकाई। कौन सा एक ऑप्शन है जो मानव प्रजातियों में नहीं था इनकी खोज में? जॉर्जेस क्यूविकर ने मानव जातियों को उनके चमड़ी के आधार पर 3 भागों में बांटा था, ठीक है। एक तो थे सफेद जिनको काकेसाइड बोला था इन्होंने, दूसरे पीले रंग के थे जिनको मंगोलाइड बोला था, तथा लास्ट में निग्राइड जिनको काले में विभाजित किया था। तो इनका जो विभाजन था वो इस आधार पे था कि जो स्किन है वो कैसी है। इनमें सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा यही, इनमें नहीं था, बाकी ये 3 इनमें प्रेजेंट थे, ठीक है। 3 इनकी खोज में थे। इन्होंने स्किन के कलर के आधार पर बताया था कि मानव जातियों को इतनी नस्लों में बांटा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमो सैपियंस, आपको पता है ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का। होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सी लिनियस के द्वारा, बी ऑप्शन डार्विन के द्वारा, सी ऑप्शन मिलर के द्वारा, या फिर जे मंडल के द्वारा। किसके द्वारा होमो सैपियंस टर्म दिया गया है? सबसे पहले बताना है कि होमो सैपियंस नाम किसका है। तो ये आपको पता है, ये है साइंटिफिक नेम किसका? ह्यूमंस का। हमारा आपका ये क्या है? साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। सैपियंस, अब यहाँ पर होमो सैपियंस में होमो क्या है? ये चलिए होमो क्या है? ये है जीनस। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जीनस है। और ये क्या है? स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज दो नामों से मिलकर कोई भी साइंटिफिक नाम बनता है जिसको आप बायोलॉजिकल नाम भी बोल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस या फिर सी लिनियस कह लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होमो सैपियंस शब्द किसने गढ़ा था? अगेन वही क्वेश्चन है, ये सी लिनियस या इन्हीं को क्या बोलते हैं? कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस या इन्हीं को सी लिनियस भी बोला जाता है। आप सी लिनियस याद रखिए या फिर कैरोलस लिनियस याद रखिए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, बी ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, सी ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, या फिर आर्किमिडीज के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल? चलिए बताएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल बताया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समजात अंगों के, बी ऑप्शन है सजातीय या फिर समरूप अंगों के, सी ऑप्शन है विषम जातीय अंगों के, या फिर समवृत्ति अंगों के। इनमें से किस ऑर्गन में किस प्रकार के ऑर्गन्स की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है? मतलब कि इनमें कह सकते हैं कि ये ऐसे ऑर्गन हैं जो कि एक ही ओरिजिन से होंगे और उनका स्ट्रक्चर भी एक ही होगा। क्या कहलाएंगे? तो इनको समजात अंग कहते हैं, या फिर इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन।
होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं इन्हीं को, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो संरचना मतलब कि उनका स्ट्रक्चर और उनकी जो ओरिजिन है वो समान होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रखिए, जैसे कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके पंख हो गए, चमगादड़ के पंख हो गए, वेल के पंख हो गए, और जो पक्षियों के पंख होते हैं वो सारे के सारे समजात अंगों में आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य की भी समान होती है, उन्हें कहा जाता है। मतलब कि इनकी मूल संरचना, इनका स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, मतलब समान होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? और एक चीज और, उनके कार्य भी समान होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बायोजेनेटिक नियम, जीवाश्म बोलेंगे, समजात अंग बोलेंगे, या फिर समरूप अंग बोलेंगे। चलिए समजात अंग या फिर समरूप अंग बोलेंगे। चलिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी में आएगा, समरूप अंग में कहलाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? मतलब कि मौलिक संरचना जो उनका स्ट्रक्चर है वो समान होगा लेकिन उनके काम अलग अलग हैं। फर्स्ट ऑप्शन जीवाश्म, दूसरा है जात्यावृत्ति नियम कहलाएगा समरूप अंग, या फिर समजात अंग। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया वही हो जाएगा, क्या होगा इसके लिए? समजात अंग, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, समजात अंग कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समरूप अंग हैं, इनमें से कौन से समरूप अंग हैं? लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल। बी ऑप्शन दिया है चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख। सी ऑप्शन है कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के फ्लिपर। एंड डी ऑप्शन है मानव हाथ एंड बैल का पैर। इसमें से कौन सा समरूप है? समरूप को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा समरूप अंग है? तो इसमें ध्यान रखेंगे, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल क्या है, ये समरूप अंगों में आते हैं। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जा सकते हैं। कहां पर अवशेष मिले हैं? उत्तरी अमेरिका में, अंटार्कटिका में, एशिया में, या फिर अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष देखे जा सकते हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में देखे गए हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो में विकसित हुए हैं। कहां पर विकसित हुए हैं? अफ्रीका में, अमेरिका में, मध्य एशिया में, या फिर पश्चिम एशिया में। कहां पर सबसे पहले विकसित हुए हैं? मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि एक महाद्वीप में विकसित हुए थे, वो है अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, निम्न में से कहां विकसित हुए हैं? अगेन क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उदयन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपसारी विकास, बी ऑप्शन आनुवंशिक प्रवाह, सी ऑप्शन है भौगोलिक पार्थक्य, या फिर लास्ट ऑप्शन विभिन्नता। क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर? चलिए, कौन से ऐसे कारक हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि अपना योगदान नहीं देते हैं किसी भी प्रकार के उदयन में, किसी भी प्रकार के विकास में? तो ये है अपसारी विकास। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव जाति के आनुवंशिक मूल जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में, या फिर अमेरिका में? ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार घुमा फिरा के ही पूछ रहा है, लेकिन आपको पता है कि मानव जाति के आनुवंशिक मूल की बात करें सबसे पहले देखा गया है कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है कैसे? अफ्रीकी मूल से, अमेरिकी मूल से, दक्षिण एशियाई मूल से या फिर पूर्वी एशियाई मूल से। अगेन होगा अफ्रीकी। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में सबसे पहले ये डेवलप हुए हैं, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? अपेरिन का सिद्धांत फर्स्ट ऑप्शन दिया है रासायनिक विकास से संबंधित है, भौतिक विकास से संबंधित है, जैविक विकास से संबंधित है या फिर कृत्रिम विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है अपेरिन का सिद्धांत? तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रासायनिक विकास को बताया है, केमिकल इवोल्यूशन को बताया है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन श्वसन आवश्यक है, रेस्पिरेशन आवश्यक है, प्रजनन आवश्यक है, बचाव आवश्यक है या फिर प्रसार आवश्यक है। कौन सा ऐसा एक प्रोसेस है जो कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक है? तो यदि प्रजातियों में कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो नई प्रजातियां बनती रहेंगी, नए इंडिविजुअल्स बनते रहेंगे। ये एक तरीका है। तो कह सकते हैं कि प्रजनन के माध्यम से प्रजातियों को बचाया जा सकता है या फिर कह सकते हैं कि वो लुप्त होने के कगार में है। तो वो जब वो रिप्रोडक्शन करेंगी तो नई जातियां, नई प्रजातियां उनके ही समान इंडिविजुअल्स बनेंगे, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? अगेन क्या होगा? प्रजनन। इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन यदि होगा तो क्या होगी? जो भी जातियां हैं वो बनी रहेंगी, है ना। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन से पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता आती है और उसका रीजन यही हो सकता है कि यदि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने हैं तो उसके लिए प्रजनन अति आवश्यक है या रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक है ना। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि? क्यों रीजन है इसका? हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे। बी ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। सी ऑप्शन है ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे एंड डी ऑप्शन है नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। क्यों आद्य वायुमंडल कम हो रहा था? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वातावरण की ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीकरण रुक जाता है और ऑक्सीकारक गैसें जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा सक्रिय थे, इसी वजह से आद्य वायुमंडल कम हो रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? सबसे पहला है द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, बी ऑप्शन है निषेचन, सी ऑप्शन है बाइंडिंग या फिर पुनर्जनन। किसमें सबसे ज्यादा क्या है नई प्रजातियों का क्रमिक विकास होता है? तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मियोसिस वाले प्रोसेस में। मियोसिस पढ़ा है ना आपने, अर्धसूत्री विभाजन। इसको क्या बोलते हैं? ये है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है, कौन सा प्रोसेस है? तो वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। इसी में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में, क्रोमैटिन जो सिस्टर क्रोमैटिन है वो आपस में
अपने मटेरियल को चेंज करते हैं, जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल है उसको चेंज करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के जो भी वेरिएशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि माता पिता में एग्जैक्टली सेम चीजें नहीं होंगी जो उनके माता पिता में होंगी, या कह सकते हैं कि माता पिता के सेम लक्षण बच्चों में नहीं आएंगे, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। चाहे भाई बहन की बात कर लो, ये यही रीजन है क्योंकि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है और इसमें जो आपस के सिस्टर क्रोमैटिन है वो अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं। क्लियर? तो यही ऑप्शन हो जाएगा, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन ये कहां पर होता है? मियोसिस में देखने को मिलता है, अर्धसूत्री विभाजन में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक किसकी है? ये बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है जीन बैटिस्ट डी लेमार्क की, बी ऑप्शन है जॉन बर्डन सैंडरनेस हॉल्डेन की, सी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन की, या फिर कार्ल लिनियस की, कैरोलस लिनियस की। किसकी है बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? बहुत पूछा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये आपको पता है चार्ल्स डार्विन की है बुक। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चार्ल्स डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? मतलब कि फले फूले का मतलब है कि डायनासोर का सबसे ज्यादा विकास हुआ, वो कौन सा युग था? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीरोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, या फिर मीसोजोइक एरा। कौन सा एरा है जिसमें डायनासोर सबसे ज्यादा देखने को मिले? तो देखिए ये है मीसोजोइक एरा, और इस टाइम पे कहते हैं कि प्लांट में बात कर लें तो प्लांट में आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म्स। आप प्लांट में पढ़ते हो जिम्नोस्पर्म्स ये, और आप अगर एनिमल्स में बात कर लो तो एनिमल्स में डायनासोर्स, ये दोनों डायनासोर्स रेप्टाइल्स में आते हैं। तो रेप्टाइल्स की जो ग्रोथ हुई थी, रेप्टाइल्स के लिए गोल्डन एज कहा जाता है। कौन सा एरा? मेसोजोइक एरा। ऐसे ही कहा जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये प्लांट्स में आते हैं, तो प्लांट्स में जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनका जो गोल्डन एज कहा जाता है वो भी मीसोजोइक एरा कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान डायनासोर्स सबसे ज्यादा विकसित थे और उनके जो खाने का माध्यम था वो यही जिम्नोस्पर्मिक प्लांट थे। इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को ही खाते थे वो और इन्हीं से अपना फूड प्राप्त करते थे। तो मीसोजोइक एरा है जो कि सबसे ज्यादा डायनासोर इस टाइम देखने को मिले। क्लियर? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक चयन का विकास, बी ऑप्शन है उत्परिवर्तन, सी ऑप्शन है पुनर्संयोजना, एंड डी ऑप्शन है नॉन रैंडम मैटिंग। चलिए कौन सा एक विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हैं? इसको उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन प्राकृतिक चयन, बी ऑप्शन परिवर्तन, सी ऑप्शन पुनः संयोजन, या फिर नॉन रैंडम मेटिंग। क्या बोलते हैं? जीवों द्वारा जीने और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको प्राकृतिक चयन बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? लिजार्ड किंग मतलब कि ये लिजार्ड जो आप देखते हो अपने घरों में छिपकली, उसका राजा किसको कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोसेराप्स को, बी ऑप्शन है टायरेनोसॉरस रेक्स को, सी ऑप्शन है डिप्लोडोकस को, या फिर कॉम्सोनेथस को। किसको कहा जाता है टायरेंट लिजार्ड किंग? तो ये एक डायनासोर की ही तरह की प्रजाति है, ये है टायरेनोसॉरस रेक्स। इसी को क्या कहा जाता था? इसी को टायरेंट लिजार्ड किंग के नाम से जाना जाता था। यह एक डायनासोर की लुप्त प्रजाति है
ठीक है, क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला तथा सबसे विशालकाय जानवर था। इसकी लंबाई लगभग 12.8 मीटर, जो अगर फीट में देखो तो लगभग 42 फीट थी। इसके अवशेष के आधार पर यह 6.7 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। मतलब कि अब तो ये लुप्त हो चुका है, बहुत पहले पाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? होमो सेपियंस, फर्स्ट ऑप्शन है इरेक्टो होमिनिड, बी ऑप्शन है लार्ज ब्रेन्ड होमिनिड, सी ऑप्शन है बाइपीडल होमिनिड, या फिर वाइज होमोनिड। इसका मतलब क्या है? होमो सैपियंस का मतलब क्या है? तो होमो सैपियंस का मतलब होता है कि ज्ञानी मानव, वाइज होमोनिड। ठीक है, ये जो होमो सैपियंस है उनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो सबसे ज्यादा थी, ये कह सके कि उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो सबसे ज्यादा है, इसी वजह से इनको ज्ञानी मानव बोला गया। या बुद्धि से बुद्धि वाला मानव बोला गया। वाइज होमोनिड का मतलब होता ही है कि होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस का अर्थ ज्ञानी मानव है। होमो सैपियंस में प्रथम शब्द होमो का मतलब जीनस है, और सैपियंस आपको पता है ये स्पीसीज में आता है। मानव स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स में रखते हैं, जिनमें बंदर आते हैं, कपी आते हैं और मानव जैसे विकसित मनुष्य आते हैं, है ना। तो इन सब में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए इनको वाइज ह्यूमैनिड कहा जाता है, ज्ञानी मानव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान आदमी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धिमान आदमी इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो क्या है? इनकी जीनस है, और सेपियंस क्या है? इसकी स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स थे। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन दिया है अंगेस्टरलॉइन थे, क्रो-मैग्नन थे, निएंडरथल थे, या फिर प्रोकॉन्सल थे। कौन से होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रथम प्रारंभिक होमिनॉइड्स थे? चलिए बताना है क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रो-मैग्नन सबसे पहले विभाजित किए गए हैं, या क्रो-मैग्नन को होमो सेपियंस के रूप में सबसे पहले वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विकास को के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसके तौर पर जैविक विकास को परिभाषित किया गया है? जीन बहाव के रूप में, उपार्जित गुणों की वंशागति के रूप में, प्राकृतिक चयन के रूप में, या फिर आनुवंशिक अपहाव के रूप में? चलिए बताएंगे जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? तो इसको प्राकृतिक चयन के आधार पर परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। कौन है जो विकास के सिद्धांत से संबंधित है? मिलर है, चार्ल्स डार्विन है, लेमार्क है, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल है? चलिए बताना है कि कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ये है चार्ल्स डार्विन। इनकी बुक का नाम क्या है? अभी हमने पीछे देखा, इनकी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी में ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। अगेन चार्ल्स डार्विन ही किससे संबंधित है? विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? कौन सी थियरी? द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ये किसने दिया था? बताना है। द थियरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा बताई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, बी ऑप्शन है आइजक न्यूटन के द्वारा, सी ऑप्शन अरस्तु के द्वारा, या फिर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ये थियरी भाई चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दी गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक है? फर्स्ट ऑप्शन है, एक नहीं है, नॉट पूछा है।
नए जमाने के बंदर, पुराने जमाने के बंदर, होमिनॉइड्स या फिर एंथ्रोपिथेकस। एंथ्रोपिथेकस ये कौन से हैं जो कि किस में नहीं आते हैं? एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में नहीं आते हैं। तो देखिए एंथ्रोपॉइड में 3 सुपर फैमिली आती हैं। एक तो आते हैं बंदर वंश, ठीक है, दूसरे आते हैं कपि वंश और तीसरे आते हैं मानव वंश। इसमें से कौन सा एक नहीं था? तो ये था एंथ्रोपिथेकस, ये नहीं आते थे। ये पुराने जमाने के बंदर और नए जमाने के बंदर, होमिनॉइड्स, ये 3 दोनों आते थे, है ना। बंदर का वो ग्रुप था, कह सकते हैं कपि का ग्रुप था और मानवों का ग्रुप था, इसमें एंथ्रोपिथेकस नहीं थे। चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम क्रेंडल ऑफ ह्यूमनॉइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। वो कौन से थे? फर्स्ट ऑप्शन है होमो नलेडी, बी ऑप्शन है होमो इरेक्टस, सी ऑप्शन है होमो हैबिलस होमो हैबिलिस या फिर होमो रुडोल्फेंसिस। कौन सा ऐसा स्पीसीज थी, कौन सी ऐसी जीन्स थी जिसकी खोज की गई थी? तो 2015 में होमो नलेडी की खोज की गई थी, नई एक राइजिंग स्टार की तरह होमो नलेडी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? फर्स्ट ऑप्शन है लूसी, बी ऑप्शन होमो नलेडी, सी ऑप्शन होमो सैपियंस या फिर ऑस्टियोपिथोलिस। किसकी खोज की गई थी? हाल ही में किसकी खोज की गई थी? तो ध्यान रखेंगे ये अगेन 2015 में खोजे गए थे। कौन से? ये ईयर भी पूछ लेता है। ये होमो नलेडी की खोज की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैकीग्लॉसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है। टैकीग्लॉसस किसके बीच की संयोजक कड़ी है? फर्स्ट ऑप्शन उभयचरों और सरीसृपों के बीच में, बी ऑप्शन पक्षियों और स्तनधारियों के बीच में, सी ऑप्शन है सरीसृपों और पक्षियों के बीच की या फिर सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की। बताना है टैकीग्लॉसस जिसको इकिडिना बोलते हैं, ये किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। किसके किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? एकेडिना बोलते हैं इसको हिंदी में, एकिडिना ये इसका कॉमन नेम है। तो इसको किसके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बताया जाता है? ये सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच में, मतलब कि रेप्टाइल्स और किसके बीच में? स्तनधारियों के बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन है, कॉस्मिक विकास है, वंशानुक्रम है या फिर किण्वक क्रिया है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है, कौन सा है? तो ये है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एनालॉग्स ऑर्गन्स की वजह से, होमोलॉगस ऑर्गन की वजह से, जीवाश्म की वजह से या फिर क्रमागत उत्पत्ति की वजह से। किसकी वजह से कंटिन्यूअस जो परिवर्तन हुए हैं वो देखने को मिलते हैं? तो ये होते हैं क्रमागत उन्नति की वजह से। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी तो हमने देखा है ये डार्विन की बुक है ना। डार्विन ने ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा है, ये इनकी बुक है। और इनमें इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है? तो विकास का जो सिद्धांत है इन्होंने ही प्रतिपादित किया है। चलिए डार्विन के द्वारा ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? मिलर से, डार्विन से, उरे से या फिर मंडल से? बिल्कुल हम डार्विन से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डार्विन ने ही तो विकास का सिद्धांत दिया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन से हैं ये? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है,
आर.एच. विटेकर हैं, मेंडलीव हैं, या फिर लिनियस है। लिनाउस लिखा है यहाँ पर, ये लिनियस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने ही क्या किया है, विकास का सिद्धांत दिया है। इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें इन्होंने सारी की सारी चीजें बताई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। किसके विकास का सिद्धांत? डार्विन के विकास का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन वही रहते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा था। ऐसे ही 2018 में मतलब शिफ्ट 2 शिफ्ट फर्स्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 में 18 28 वाले पेपर में पूछा था। तो क्वेश्चन वही रहते हैं मैक्सिमम, बस उनका एक तरीका होता है, क्योंकि आपका सिलेबस तो निर्धारित ही है ना, सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा, उतना ही पूछता है, बस थोड़ी से घुमा देता है, वर्ड्स को घुमा देता है, बाकी बात वही रहती है। चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? मरे ने, डार्विन ने, हॉल्टेन ने, या फिर मेंडल ने? किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक या अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो ये सुझाव हॉल्डेन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉल्डेन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? कौन विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? नदी तल, जीवाश्म, समुद्री तल, या फिर चट्टान? इसमें तो आई थिंक सबको पता होगा कहाँ से सबसे ज्यादा जीवाश्म मिलते हैं, बताइए। सॉरी, कौन से सबस्टेंस हैं जो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करते हैं? प्रमाण की बात आती है तो पहले जो कुछ रहा होगा उसी के जो अवशेष मिलते हैं वही तो प्रमाण होते हैं, तो ये जीवाश्म कहलाते हैं, है ना, क्या होते हैं? जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था? कौन कौन से मिश्रण थे जो पृथ्वी के ओरिजिन से पहले, मतलब पृथ्वी में जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उससे पहले वो प्रेजेंट थे? सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन गैस। बी ऑप्शन है H2S सल्फर डाइऑक्साइड, CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, एंड NH3 जिसको अमोनिया बोलेंगे। सी ऑप्शन है ऑक्सीजन है, अमोनिया है, CH4 मीथेन है और जलवाष्प है। एंड डी ऑप्शन है ओजोन, CH4 मीथेन, ऑक्सीजन एंड जलवाष्प। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस थी जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट थी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी गैसेस थी जो जीवन की उत्पत्ति के पहले प्रेजेंट थी, है ना? तो वो थी H2S जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, एंड NH3 जिसको अमोनिया बोलते हैं। ये तीनों गैसेस कहाँ पर प्रेजेंट थी? पृथ्वी के वायुमंडल में काफी मात्रा में देखने को मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किससे बना था? अभी हमने देखा NH3 CH4 एंड H2S से, NH3 H2S या O2 से, NH3 CH4 या O2 से, या फिर CH4 H2S या फिर O2 से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा NH3 अमोनिया हो जाएगा इसमें, और क्या होगा? CH4 मीथेन और H2S गैस सबसे पहले देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। कौन सी ऐसी गैस है जो मुक्त अवस्था में नहीं देखने को मिली थी जब लाइफ स्टार्ट हुई थी? कहां पर? अर्थ में। ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन? इनमें से कौन सी गैस अपनी मुक्त अवस्था में नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी? तो इसमें ऑक्सीजन अपनी मुक्त अवस्था में नहीं थी। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया? ये है चार्ल्स डार्विन, है ना। चार्ल्स डार्विन ने बताया है। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, मतलब कि जो बचा हुआ अंग है, मस्तिष्क है, अक्ल, दाढ़ या बुद्धि दांत जिसको बोलते हैं, अपेंडिक्स है, ये कान की मांसपेशियां, इसमें मस्तिष्क अवशेषी में नहीं आता है। बाकी आप बात कर लो, बुद्धि दांत हो गए, है ना, बुद्धि दांत और अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां, ये तीनों अवशेषी अंगों में हैं, जबकि मानव मस्तिष्क ये अवशेषी अंगों में नहीं आता। मानव मस्तिष्क क्या ऑप्शनल है क्या आपके लिए? हेड ही तो, सॉरी, ब्रेन ही तो ऐसा पूरा कंट्रोलर है बॉडी का, है ना, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो ब्रेन अवशेषी अंगों में नहीं है, बाकी तीनों अवशेषी अंगों में आते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट खत्म होता है।